हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। सेकंड में कनकेव और कन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे और उसका यूजेस के बारे में। थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। और आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है जो लाइट से रिलेटेड है। तो फोर्थ वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है। तो सिंपल लैंग्वेज अगर बोले, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी बेंड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये वर्ड हम 100% सही नहीं होता। ये 70-80% के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन 100% ये सही नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हो, मैंने आपसे ये बात बोला कि लाइट सपोज इस एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। तो ये हमारा नॉर्मल है। लाइट एसी आ गई तो थोड़ा सा नॉर्मल को बेंड हो जाएगी, एसी आ गई थोड़ा इधर नॉर्मल को बेंड हो। सपोज ये डेंसर मीडियम हो रहा है, तो अगर नॉर्मल आई तो स्ट्रेट पाथ चली जाएगी। इसका मतलब ये स्ट्रेट पाथ वाला तो किसी तरह बेंड नहीं हो रही है। इसका मतलब 100% आप नहीं बोल सकते कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप ये नहीं बोल सकते। तो हम इसमें से एक कॉमन चीज क्या बोल सकते हैं कि जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो उसकी लाइट की स्पीड में चेंजेस आ जाती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड इट गोज टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंज। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है? लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें लाइट की स्पीड का चेंज हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके लाइट की स्पीड में चेंजेस हो रहा है। तो एक मीडियम को अगर हमारा लाइट आ रही है तो एक को बोले सपोज रेरर मीडियम, दूसरे को बोलेंगे डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स काफी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, दैट इट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे को फार होती है तो इसको रेरर मीडियम। ठीक है। तो इसका हमने क्या होता है कॉन्सेप्ट आगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने ऐसा कंसीडर किया कि ये हमारा रेरर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम आएगी, मतलब रेयर से डेंसर की हो जाएगी, तो किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करेगी। अब सपोज मैंने कंसीडर किया अगर ये डेंसर मीडियम होता और ये रेयर मीडियम होता, तो डेंसर से रेयर क्यों आती है? तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। किस तरह होती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? आपका चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो गया। अगर रेयर से डेंसर की हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, अगर डेंसर से रेयर की हो जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बैंड हो जाएगी। ठीक है। अब आगे का हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई ट्रैक्टर है हमारे पास, और ये ट्रैक्टर देखिए हमने यहाँ पे समझने के लिए क्या किया, एक नॉर्मल ऐसे प्लॉट किया और ट्रैक्टर सपोज इधर से इधर आ रही है। ठीक है। हमने ऐसा एज्यूम किया कि ये हमारे पास है रेरर मीडियम और ये हमारे पास है डेंसर मीडियम। तो लाइट जब रेरर से डेंसर की हो जाएगी, एक्चुअली में इसका पाथ ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी मतलब हम क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और जब नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगा, या नॉर्मल से दूर चलेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा हम लोग ये कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास लाइट
रेयर से डेंसर की ओर जा रही तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और नॉर्मल की ओर बेंड हो जाने का मतलब कि स्पीड क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाना। अगर डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, सपोज हमारे पास ये आपका एक सरफेस मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये अगर स्ट्रेट पाथ में जाएगी तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। अगर ये रेयर है और ये डेंसर है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और अगर सपोज में मान लें कि ये डेंसर है, डेंसर से आ रही है और इधर जा रही है रेयर में, तो इसका स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग सीधा यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। और अगर रेयर से डेंसर की ओर जा रहे हैं तो हमारा लाइट की स्पीड क्या हो जा रही है, हमारे पास रेयर से डेंसर की ओर जाए तो लाइट की स्पीड हमारे पास डिक्रीज हो जा रही है, डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, मतलब मीडियम में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रहा है। और लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, तो ये डिपेंड करता है आप रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो इस वाले कॉन्सेप्ट को वो रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने बात किया वही वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। रेयर से डेंसर की ओर जा रही है तो देखिए रेयर से डेंसर की ओर जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, और नॉर्मल की ओर बेंड हो जाने से इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अगर डेंसर से रेयर की ओर जा रही है, डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जा रही है, ये हमारा नॉर्मल है, स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोला गया है, अगर यहाँ पे सपोज ये आपके पास डेंसर है और ये आपके पास रेयर है। ठीक है, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। या अगर रेयर है ये डेंसर है तो अगर ये आपके पास डेंसर रेयर से डेंसर की हो जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंड ऑन केस के ऊपर करता है, लेकिन ये आपका स्ट्रेट पाथ में जाएगा, चाहे स्पीड घटेगा या बढ़ेगा मीडियम के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये आपका स्पीड, इसमें आपके पास जो डाइवर्जन होता है, जैसे ये बेंड कर गया, ये थोड़ा दूर चला गया तो इसमें कोई डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट पाथ में निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अब आगे यहां पे हम लोग जो बात करेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ के डिस्कशन करेंगे, 2 लॉज होती है। तो एक देखिए, when light comes from any medium then it is called incident ray, और ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में लाइन प्लॉट किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। और हमने ऐसा कंसीडर किया कि ये रेयर मीडियम है, हमने ऐसा कंसीडर किया कि ये रेयर मीडियम है, तो लाइट जब आ रही है रेयर, और ये वाला को हमने क्या कंसीडर किया डेंसर मीडियम है, तो रेयर है और ये डेंसर है। तो अगर आपका लाइट रेयर से अगर डेंसर की ओर जाएगी तो किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो एक तो ये बात होगी आपके पास, तो आने वाली रेज को इंसिडेंट है, और जब आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चली गई तब इसकी जो स्पीड हो गई, तब जो ये लाइट होगी उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे हम लोग इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल होती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है इसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और ये जो एंगल आपके पास बना है, ये जो एंगल आपके पास जो बना है इसको रिफ्रैक्टेड एंगल हम लोग इसको बोलेंगे। तो पहला लोग का बात करते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। मतलब कि आपके पास इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया, इसका एक ट्रांसपेरेंट जो सरफेस हो रही है इस वाले पॉइंट पे आपके पास होगी, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन होगी। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम पॉइंट ऑफ प्लेन। मतलब एक प्लेन है ये वाला, उसका एक सिंगल पॉइंट पे ये लाइज करेगी। दूसरा क्या करता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब हमेशा क्या होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। मतलब कि साइन एंगल बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होगा उसी को आगे चल के जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्नेल्स लॉ हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ हम लोग इसको बोलेंगे।
अब हमारे पास थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि साइन आई और साइन आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने एक नया चीज सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ये इंफॉर्मेशन हमें ये देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन मीडियम आपका रेयर है और कौन मीडियम आपका डेंसर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाय वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, या फिर आप साइन स्नेल्स लॉ के थ्रू से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। स्नेल्स लॉ के थ्रू से आप क्या कर सकते हो? या फाइंड कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? आइस है। क्या है हमारे पास? आइस है। अगर ये हमारे पास अगर ये आइस है तो ये हमारे पास क्या है? आइस है। आइस में साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकाले तो हमारे पास क्या आ गया? 1.31 आ गया हमारे पास। और ये जो डायमंड हमने निकाला, डायमंड हमने बात की कि इसमें आपका साइन आई और साइन आर का जो रेशियो, जैसे मतलब ये जो हमारे पास एक नॉर्मल ये सरफेस हो गया, तो ये एंगल आपका आई हो गया और ये एंगल आपका पास आर हो गया, इसका रेशियो निकालते हैं तो 2.42 आ जाता है। तो आइस का एक रेशियो निकल गया हमारे पास, डायमंड का एक रेशियो निकल गया। ठीक है, मतलब ये हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था ना, साइन आई बाय साइन आर को हम लोग क्या बोलते थे? इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं, या कोई बुक इसको म्यू लेके रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये जो आपके पास है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग? उस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है कि ये इस वाले पार्ट में थोड़ा और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन इसका बोलेंगे कि सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, और ये हमारे पास सपोज मैंने कंसीडर किया नॉर्मल है। ये हमारे पास मीडियम जो है, इस वाले मीडियम को मैंने मान लिया कि आपके पास आइस वाला मीडियम है। सपोज आइस वाला हमारे पास मीडियम है, और ये वाला हमने मान लिया ये डायमंड वाला मीडियम है। ठीक है, तो इसमें रेयरर कौन है और डेंसर कौन है? तो आइस वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31 है हमारे पास, और डायमंड वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 है हमारे पास। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम। तो इन दोनों के कंपेयर का बात करें, एक डेंसर तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? रेयरर मीडियम हमारे पास हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जैसे आपके पास एयर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जो बात करेंगे वाटर का, इसका होता है 1.33। ग्लास का हम लोग बात करेंगे, ग्लास का हम लोग जनरली बात करते हैं तो 1.5। अलग अलग ग्लास होती है तो उसका 1.5 समथिंग कुछ होती है। जनरल का हम लोग ग्लास का हम लोग डिस्कशन करें तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होती है? उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 होती है। इसी तरह से अगर हम लोग और भी चीज का डिस्कशन करते हैं, सपोज डायमंड का हम लोग बात करेंगे, डायमंड का अगर हम बात करेंगे तो डायमंड का अगर हम लोग यहां बात करते हैं, डायमंड का होता है 2.42 होता है। अब अगर मैं वाटर का और ग्लास का कंपेयर करूं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, यानी ग्लास और वाटर में ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा। अगर एयर और अगर ग्लास का मैं बात करूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी रेयर, और ये ग्लास का बात करते हैं ये डेंसर। अगर ग्लास का और डायमंड का मैं बात करूं तो ग्लास का 1.5 और डायमंड का 2.42, तो ये आपका पास डेंसर या और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेयर है। तो जब दो मीडियम के बारे में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको हम रेयर मीडियम हम लोग इसको बोलेंगे। आई होप ये वाला बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं पेंसिल का, जो आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। पेंसिल वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि हमने कोई ग्लास वगैरह हमने लिया, ठीक है, बीकर ग्लास कोई भी चीज हमने लिया, इसको हमने पानी से फिलअप कर दिया, मतलब पानी को इसमें रख दिया। अब एक पेंसिल को हम जब रखते हैं, पेंसिल को जब हम लोग रखते हैं तो हमें वही पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, थोड़ी ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। तो ये कैसे होता है? तो देखिए लाइट आपके पास जो है इसमें आपका थोड़ा सा बैंड होते हुए
दिखाई इसलिए देता है कि लाइट अगर आपके पास ये रहा, ये हमारे पास नॉर्मल है, लाइट आया आपके पास, लाइट यहाँ पे आपके पास ऐसे हुआ, अगर ये डॉटेड डॉटेड आपको मिलाएंगे तो सपोज यहाँ कहीं आपस में सपोज आपके पास मीट करेगा, तो ये थोड़ा सा ये स्ट्रेट पाथ में हमको आपको लगेगा, फील होगा कि लाइट यहां से जा रही है, आपको फील होगा कि लाइट यहां से जा रही है, लेकिन लाइट एक्चुअल में आपके पास क्या होगा, यहां से, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब लाइट उससे टकरा के मेरे आंख में आती है तो हम उसको देख पाते हैं, अदरवाइज उसको देख नहीं पाते। तो लाइट एक्चुअल में यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन आपको फील क्या हो रहा है कि लाइट आपका कहां से आ रहा है, यहां से आ रही है, जहां पे मीटिंग पॉइंट होगा वहीं से आपको फील हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, तो जिसको हम लोग अपरेंट पोजीशन बोलेंगे, और जहां पे एक्चुअल जो है उसको बोले एक्चुअल पोजीशन। तो हमारे पास क्या है कि जब लाइट आपके पास पेंसिल पे आके टकराती है, ठीक है, बीकर में आती है, बीकर को पानी से थोड़ा फिलअप कर देते हैं, पेंसिल को आप इमर्ज करते हैं, थोड़ा डुबाते हैं, तो पेंसिल का जो आपके पास जो ये वाला पेंसिल का पोर्शन है वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसलिए टेढ़ी दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपके पास दिखाई देती है। या अगर पेंसिल को हटा तो अगर सिंपल सरफेस का बात करते हैं तो सरफेस भी थोड़ा सा आपको ऊंची उठी हुई दिखाई देती है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपके पास ये केस आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ हमें रूल्स के बारे में हम लोग को सीखना चाहिए। तो रूल्स हमारे पास क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या बोला, ये हमारे पास सपोज मीडियम 1 है और ये हमारे पास मीडियम 2 है। तो जो मीडियम 1 है सपोज हमने कंसीडर किया ये रेयर मीडियम है, और जो मीडियम 2 है उसको हमने क्या बोला, डेंसर मीडियम। सपोज हमने ऐसा कंसीडर किया, तो हमारे पास क्या होते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू ईटा बात कर सकते हैं, एन ये जो ईटा है या एन बात कर सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अच्छा, इसमें आपका ये वैल्यू कैसे आ गया, तो हमारे पास ईटा जो है इसका वैल्यू होता है C अपॉन V होता है, ठीक है। तो इस वाले को जो इसको आप लिखते हैं तो μ2 बाय μ1 हम इसको लिखते हैं, और μ2 हमारे पास क्या होता है, म्यू का वैल्यू C बाय V2 बोल सकते हैं और C बाय V1 बोल सकते हैं। C से C कट गया तो ये V ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो V1 बाय V2 जो आपको ये दिखाई देता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ईटा इक्वल टू 2 मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 बाय V2। V1 क्या है, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, V1 मीडियम का आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और V2 जो है मीडियम 2 का आपका स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इसको रेसिप्रोकल, इसको ऊपर इसको नीचे कर दे तो यहां पर भी इंटरचेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जिसका बात बाद में होगा उसका ऊपर में रहेगा, जिसका बात आपके पास पहले होगा उसको नीचे रहेगा, अगर इसके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में। तो ये सर एक हमारे पास रिलेशन निकलता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी रिलेशन आप इसको बोल सकते हो। अब यहां पे जैसे हमारे पास कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आमतौर पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में मतलब कि एक हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और एक जो होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट का आप डिस्कशन कर रहे हो, जैसे लाइट का डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई सरफेस है और एक वैक्यूम का बात किया, दूसरा किसी पर्टिकुलर मीडियम का बात करें, देन इट इज कॉल्ड, तब हम इसके रेशियो का हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर बात कर सकते हैं, ये जो आपके पास वैक्यूम है और यहां पर आइस का मीडियम है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये हमारे पास क्राउन ग्लास है और ये हमारे पास वैक्यूम है, वैक्यूम और क्राउन ग्लास के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे। तो इस तरीके से आप सब चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे का हम लोग अगर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे जैसे एक इंफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग बात कर सकते हैं ईटा इक्वल टू 2.42 बोल सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग निकलता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसका मीनिंग क्या कैसे आप बता सकते हो। यानी कि इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, C अपॉन V बोलते हैं, इज इक्वल टू 2.42 बोल सकते हैं।
इससे एक कंक्लूजन निकलता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, V अपॉन C इज इक्वल टू 1/2.42 बोल सकते हैं। और इसको अगर मैं यहां लाऊं तो V इज इक्वल टू 1/2.42 इंटू C बोल सकते हैं। इसका मतलब जो आपके पास वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है उसका 1/2.42 टाइम्स हो जाती है। ये आपके पास क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। मतलब वैक्यूम से इतना डिवाइड में अगर ज्यादा वैल्यू आता है तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मतलब क्या बोला गया, आपके पास बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड 2.42। इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलता है इस स्टेटमेंट से, तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल बी रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बात करें या वैक्यूम बात करें, एयर और वैक्यूम में ज्यादा कुछ फर्क वाला हम लोग डिस्कशन नहीं करते। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन निकलती है कि अगर आपका किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए तो आप हमेशा क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। तो इस लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का जो बात करेंगे या सपोज एयर का बात करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में आपके लाइट का स्पीड कितना घट जाएगा, ये आपका यहां से इंफॉर्मेशन निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये बोला गया, इस वाले को अब हमारे पास एक रिलेटिव का बात किए थे, एक एब्सोल्यूट का बात करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव का बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, V का मतलब हम लोग वैक्यूम का बात करते हैं। तो हमने जो बात करते हैं, जो वाला बाद में उसको पहले लिखते हैं, जो वाला पहले उसको बाद में लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, इसके रेस्पेक्ट में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये वाला पार्ट पहले, ये वाला पार्ट बाद में, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की रेस्पेक्ट में बात करें तो ऐसा होता है। तो ये जो कि हम लोग पिछली तरफ हम लोग देख चुके, पिछले स्लाइड में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब यहां पे आता है कि वैक्यूम से एयर का जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या, आइस का एयर के रेस्पेक्ट में, तो जो वाला बाद में उसको पहले, जो वाला पहले उसको नीचे, तो इन दोनों के रेशियो का आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग बात करेंगे, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग ग्लास का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमारे पास क्या बात करते हैं कि आपके पास इस तरह से एक दूसरा यहां पे दे दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो V जो बाद में उसको पहले, जो पहले उसको बाद में, इस तरह से कोई भी चीज का आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर सकते हैं। नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारे पास दिया हुआ है और एयर दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो जो वाला बाद में होता है उसको पहले, जो वाला पहले होता है उसको बाद में हम लोग करेंगे। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव का दोनों का हम लोग कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर्मूला जो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमने कई बार अभी बोला कि जो वाला बाद में होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो वाला पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं, किसका, स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में, ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अब उसमें से एक रिलेशन हमने, ये भी रिलेशन हमने पीछे किया हुआ था, ठीक है, जिसमें V1 को स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बात करेंगे और V2 को स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास होता है, इतना पार्ट आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या बोला गया है कि लाइट इंटर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द ग्लास इन दैट मीडियम, ठीक है। तो हमें इस, और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे दिया गया है। हमारे पास बोला गया है ग्लास का जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दे दिया गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का है वो भी तो हमें यहाँ पे गिवन दिया हो। तो हमें ग्लास में आपका जो लाइट की जो स्पीड है ये हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग तो रिलेशन जानते हैं, GV मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो हमारे पास जिसका बाद में उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जिसको पहले है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें तो निकालना है ये VG निकालना है,
तो v बाय एन जी वी बोलेंगे। इस वाले का तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास दिया 1.5, जो यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारे पास c का वैल्यू यानी वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या है 3 × 10⁸ दिया हुआ है। तो आफ्टर कंक्लूजन इसको अगर कट करते तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 × 10⁸ आपके पास मीटर पर सेकेंड होती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट क्या है, n इक्वल टू मतलब ईटा इक्वल टू W A, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू A। तो जिसका बाद में उसको पहले, जिसको पहले उसको बाद में। अच्छा, हमारे पास इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया 4/3 जो यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारे पास VA मतलब कि वैक्यूम में एयर का अगर बात करी जाए तो 3 × 10⁸ इसकी हम लगभग बात करेंगे, ठीक है। और वाटर का हमारे पास क्या है वो निकालना है, इसको यहाँ, इसको नीचे, इसको यहाँ। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 4 × 10⁸ हो जाता। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वाटर में लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। अगला हमारे पास क्या कहता है, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर द लाइट गोइंग टू एयर टू वाटर, एयर से वाटर की ओर जा रहा है। और आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1.33। देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग टू फ्रॉम द वाटर टू एयर। तो हमारे पास क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हमारे पास एक ये वाला बात करेंगे, इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपके पास क्या बोल सकते हैं वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला जो पीछे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या निकालने के लिए हमें हमारे पास बोला गया रिफ्रैक्टिव कहां से जा रहा है आपका वाटर से एयर की ओर, वाटर से एयर की ओर का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1/1.33। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट ईटा इक्वल टू AW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमारे पास क्या हो जा रही है 0.75 हो जा रही है। इस चीज का मतलब ईटा AW का मतलब ये हुआ कि लाइट आपके पास कहां से जा रही है, इस वाले को आपका इस वाले से लाइट जा रही है, इसको फर्स्ट मीडियम बोल दो, और ये यहाँ पे आपका इस यहां से स्टार्ट होके जा रही है और ये आपका दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो यहाँ पे जो वाटर बोला गया है उसको यहाँ पे बोलेंगे कहां पे जा रहा है एयर, जहां पे जा रहा है वो हमारा फाइनल रिजल्ट बात करेंगे यानी AW हो जाएगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.75 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट बात करेंगे, बोला गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टार्पिन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ द मटेरियल डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, मतलब किस मीडियम में लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। एक चीज आप जान सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। इसका मतलब अगर हम लोग बात कर सकते हैं इसमें V इक्वल टू C/ईटा, यानी कि ये नीचे है, तो अगर ईटा का वैल्यू कम हुआ तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा ज्यादा, या ईटा का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी कम। तो अब यहां से हमारा एक कंक्लूजन निकल सकता है कि हमारे पास जो बोला गया केरोसिन, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, टार्पिन का दिया हुआ 1.47 और वाटर का दिया है 1.33। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। तो अब यहां पे आप बात कर सकते हो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट
सबसे ज्यादा लाइट में स्पीड कहां पे होगा? वाटर में। क्या बात कर सकते हो कि वाटर में सबसे ज्यादा और सबसे कम किसमें होगी? तारपीन में लाइट का स्पीड होगी। तो अगर हमारे पास ईटा इक्वल टू सी बाई वी होता है तो यहां से आप ये रिलेशन निकाल के आप इसको आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि आपके पास दिया हुआ केरोसिन दिया हुआ है, तारपीन दिया हुआ, वाटर दिया हुआ, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसमें लाइट का स्पीड सबसे कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा। तो फाइनली हम इस वाले का रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और सबसे ज्यादा किसका है? तारपीन का है जिसका 1.47 है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें होगा? वाटर में, और सबसे कम किसमें होगा? तारपीन में होगा। अब और एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे लेते हैं। क्या बोलेगा? इन बीच ऑफ द गिवन मीडियम लाइट मूव द फास्टेस्ट। किस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगी? तो हमारे पास क्या बोला गया? एक दिया है मीडियम में हमारे पास बोला गया है वाटर का दिया 1.33, आइस का 1.31 और अल्कोहल का 1.36। आप बोलेगा यूजिंग अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर में लाइट का स्पीड क्या है? अच्छा, सब क्या बोला? लाइट मूव फास्टेस्ट। तो हमने अभी सीखा अगर आपके पास ईटा का वैल्यू कम है तो v का वैल्यू ज्यादा, और ईटा का वैल्यू आपके पास ज्यादा है तो v का वैल्यू कम। तो इसमें इन तीनों में सबसे कम कौन वाला है? आइस में आपके पास है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, यानी लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें होगा। और सबसे ज्यादा कौन किसमें है जी? सबसे ज्यादा अल्कोहल में 1.36 है, तो इसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होगा। इन तीनों केस के रेस्पेक्ट में, तीनों वाटर, आइस और अल्कोहल के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड किसमें होगा? आइस में होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसका लाइट का स्पीड सबसे कम। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो बोला गया वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वाटर, ठीक है, हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास बात करते हैं कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, जिसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? VA बाय VW, ये बोल सकते हैं। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? VW इक्वल टू VA बाय ईटा WA हम लोग बोल सकते हैं। तो VA को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बात बोला गया है, और NWA को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोग पास बोला गया है। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं? लाइट का जो एयर का जो दिया हुआ है 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 दिया हुआ है। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चंस में आप इस तरह से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस का जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। 3 फिगर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से एक मीडियम ए बोला गया, बी बोला गया, सी बोला गया, और इसका एंगल दिया, ये एंगल दिया हुआ है। अब आपसे बोला विच ऑफ द मीडियम ए बी सी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ज्यादा हुआ। दूसरा, थ्रू विच ऑफ द 3 मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, किसका लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा। और नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है, हमारे पास बोलेगा व्हेन विल बी द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द मीडियम ए टू बी बी बेंड टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास यहाँ पे जो बोला गया है कि सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसका होगा। तो आप हम लोग यहां से एक चीज बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा बैंड देखो, ये 30 डिग्री, ये 45 और ये 40 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बैंड कौन किया? ये बैंड किया। अगर ये बैंड किया और उसके बाद में सेकंड में ये बैंड किया और थर्ड में कौन बैंड किया? ये वाला बैंड किया। तो सबसे ज्यादा बैंड ये करा, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। और सबसे कम बैंड ये किया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सबसे कम, ठीक है। अब हमारे पास यहां से बात कर सकते हैं, जैसे एंगल के एस्पेक्ट में ये 30 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप बात कर सकते हैं आंसर में sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, और ये हमारे पास दिया हुआ है कि तीनों का एंगल का इंसिडेंट तो सेम पे हुआ है, लेकिन बैंड आपका अलग अलग हमारे पास हुआ है। तो सबसे ज्यादा बैंड कौन किया है? सबसे ज्यादा बैंड मतलब 30 डिग्री, जितना कम एंगल उतना ही ज्यादा बैंड किया है।
तो जिसने सबसे ज्यादा बेंड किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जिसने सबसे कम बेंड किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो यहां से आप पहला वाला का आंसर बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ए का होगा, और सबसे कम किसका होगा, बी का होगा। ठीक है, एक का हो गया। दूसरा हमारे पास बोला गया है कि विच थ्रू विच ऑफ द थ्री मीडियम विल द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, किसका स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। तो सिंपल सा बात यहां पर हम ये बात कर सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो यहां पर हमारे पास केवल किसमें सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा हो सकती है, तो सबसे ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है, बी का है, बी का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, यानी कि इसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अब अगला हमारे पास क्या कहता है, अगला हमारे पास थर्ड बोला गया है, will the light traveling from A to B bend the towards or away from the normal, मतलब A से B की ओर, सपोज मैं बात किया ये A कोई मीडियम है, ये हमारे पास A कोई मीडियम है, ठीक है, और ये किधर जा रही है, आपका A से B की ओर जा रही है, तो लाइट A से आ रही है, तो A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा, तो ये डेंसर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो ये रेयर मीडियम। तो लाइट जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।